नमस्कार दोस्तों, आज अपन लाभ हानि का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आपके सामने मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अब देखो, इससे पहले अपन ने 7 एपिसोड पढ़े हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं 8वां एपिसोड प्रॉफिट एंड लॉस का। अब दोस्तों आज वाले क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी सर। इससे पहले भी हमारी क्लासें थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने पढ़ा होगा। और मैं जो भी विद्यार्थी नए व्यूअर देख रहे हैं इस चैनल को, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें सर, और अपने मित्र दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़िए सर। और आप बेटा जो भी नए विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, वो सबसे पहले इस पुराने एपिसोड भी देखना, ताकि आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। और पहली एपिसोड तो आप 100% देखना है, क्योंकि यदि वो आप क्लास देख लोगे तो इसके बाद प्रॉफिट और लॉस में कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ एक सामान्य जानकारी मैंने दी इस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है सर। अब मैं इस टॉपिक को यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ सर, ले रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड 8वां, और शुरू करते हैं सर। आज हमारा अगला होगा, वो आपको ध्यान में रखना है सर, किस तरीके से काम करेंगे सर। अगला प्रश्न ये है कि एक किताब को 96 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपये में बेचा जाता है? 96 रुपये में बेचा जाता है। तो होने वाला लाभ प्रतिशत है उस किताब के मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका कहने का अर्थ ये है, वो 50 रुपये में खरीदता है तो 50% ही उसको क्या होता है? लाभ होता है। यदि वो 60 रुपये में खरीदता है तो 60% ही उसको क्या होता है? लाभ होता है। और वो 40 रुपये में खरीदता है तो उससे 40% ही क्या होता है? लाभ होता है। ये बात आपको इसने प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है। अब हमें बताना है किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा एक बात याद रखना है, बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को सूत्र के माध्यम से भी करते हैं, पर आपको इस प्रश्न को सूत्र के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तरों के हिसाब से इस प्रश्न को यदि करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब बेटा एक बात ध्यान रखें, क्यों करें? क्योंकि ये एल्जेब्रा आपने कबड्डी है, द्विघात समीकरण होगी, उसके माध्यम से ये प्रश्न हल होगा। और आपसे द्विघात समीकरण हल होना फिर आपके लिए दुर्लभ काम हो जाएगा सर। और यदि आप सूत्र का यूज करके इस प्रश्न को कर रहे हो तो बेटा याद रखना है, वहां वैल्यू एक ही आएगी। प्रश्न में केवल या वाले भी आ जाते हैं प्रश्न, आपको लिखा मिलेगा 70 या 80, इस टाइप की बात हो सकता है। इस प्रश्न में तो नहीं आए, पर कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, जैसे मैं प्रश्न आपके सामने बोल रहा हूं, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत आनी होती है जितना उसका क्रय मूल्य हो। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहां उत्तर 30 या 70 भी हो सकता है, इस टाइप की बात लिखी हुई होगी। तो अब जब आप सूत्र लगाओगे तो वहां 30 या 70 में से कोई एक वैल्यू आ रही है, दोनों नहीं आ रही है। उत्तर में हो सकता है 30 ऑप्शन में हो या 70 हो, कभी या नहीं दिया हो। तो फिर हम कैसे करें सर? ये अटेम्प्ट करने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस प्रश्न कह रहा है सर, आपने बेची कितने में है? 96 में बेची है सर। आपने कितने बेची है बेटा? 96 में आपने बेची है। अब 96 में आपने बेची है तो आपको क्या कह रहा है कि जितना सर आपको हमें लाभ प्रतिशत हो रहा है उतना ही उसका क्या था? मूल्य था। इसका अर्थ उसका क्रय मूल्य था। इसका अर्थ हुआ लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है सर। ठीक है। अब सर कहने का अर्थ यह है कि सर वो चीज 40 रुपए की थी ना, तो उस बंदे को लाभ भी कितना परसेंट होता है? 40% ही होता है। कितना होता है? 40%। अब मुझे बताओ 40 का 40% हुआ, वो कितना होगा? 16। ऐसे ही तो निकालोगे 40 का 40%, 4 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16। अब बताओ 40 का 40% 16 हुआ, 40 पर 16 का लाभ हुआ तो कितने बिकेगी? 56 में। इसका अर्थ ये हुआ आपकी चीज है वो कितने रुपए में बिक गई? 56 रुपए में बिक गई। पर प्रश्न ऐसा नहीं कर रहा है, यही बात है। मान लो कोई चीज 50 में खरीद के लाया तो वो लाभ भी कितना ले रहा है? 50% ले रहा है। बताओ 50 का 50% कितना हुआ? 25। तो बताओ चीज कितने बेचेगा? 75 में। इसका अर्थ ये आ रहे हैं सेलिंग प्राइस। इस प्रश्न की तरफ हम जाएं तो उत्तरों से हम प्रश्न को करेंगे तो बहुत इजी वे में हम काम कर सकते हैं। बेटा यहां से बोलो, अब मुझे बताओ, पहले कह रहा है 70 का 70% लाभ। अब मुझे बताओ 70 का 70% मैं निकालूंगा तो 49 आएगा। कैसे निकालूंगा भैया? मैं 70 का 70 ऐसे ही तो निकालूंगा। 70 का 70% निकाला तो मेरा कितना है? 49। मैं 49 रुपए का लाभ लेता हूं और वो चीज कितने की है? 70 की। और 70 और 49 जोड़ूंगा तो मेरी चीज कितने में बिक रही है? 119 में। पर पर्सन में ये चीज कितने में बिक रही है? 96 में। इसका तो मेरा उत्तर ये तो नहीं हो सकता। सही बात है। और परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको जल्दी। 70 का 70% आपको पता है 49 होता है। अब बेटा बात करें 80 का 80%। बेटा 80 का 80% निकालें तो कितना होगा? 64। 80 में 64 का लाभ हुआ तो कितने बिकेगी? आपको पता है 144, क्योंकि 80 में 64 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 144। पर पर्सन कह रहा है नहीं सर, कितने बिक रही है? 96 में, क्योंकि हम पर्सन वापस सिद्ध कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी गलत। अब बात करें 48 का 48%। अब 48 का 48% निकालोगे तो 48 का 48 से गुणा करेंगे तो आपको पता है होगा 2304। 2304 का अर्थ, इसका हमने 48% निकाला ना, तो ये 48% आएगा, वो आएगा 23.04। किसका निकाल लिया हमने?
48 का। अब मुझे बताओ 23.04 48 में जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 71.04। इसका अर्थ तो यहां चीज कितने में बिक रही है 71.04 में, पर्सन कह रहा है नहीं सर चीज कितने में बिक रही है 96। नहीं हो सकता, और यहां साफ दिख रहा है 60%, और 60 का 60% होगा बेटा कितना आएगा 36। अब 60 में 36 जोड़ूंगा तो कितना होगा 96। इसका अर्थ हुआ चीज कितने बिक रही है 96 में। ये उत्तर नहीं हो सकता, कौन सा उत्तर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्सन में भी देख लो कितने बिक रही है 96 में, और हम भी कितने बेच रहे हैं 96 में। इसलिए आपको काम करना है, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं सर। आगे दे रखा है किसी वस्तु को हमने 144 रुपए में बेचा तो हमें कितना लाभ हो रहा है। जितना लाभ प्रतिशत होता है उतना ही उसका क्या है क्रय मूल्य है। मुझे बताओ 80 का 80% कितना होगा बेटा। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 80 का 80% 64 होगा सर। 80 में से 64 जोड़ूंगा तो कितने बिकेगी 144 में। अब पर्सन में भी कितने बिक रही है 144 में। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। इसका तो कौन सा उत्तर सही हो गया हमारा 1 नंबर। आप दूसरा चेक करो तो बताओ 70 का 70% कितना होगा 49। अब मुझे बताओ 70 का 70% हमने निकाला और कितना आया 49 आया। अब 70 और 49 जोड़ूं तो कितने बिकेगी 119 में, पर पर्सन कह रहा है नहीं सर 144 में बिकी है। इसका तो उत्तर ये नहीं हो सकता, इसका तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब बताओ 60 का 60%, बताओ 60 का 60% हुआ 36। 60 और 36 जोड़ूंगा कितने बिकेगी 96, पर पर्सन कह रहा है सर नहीं 144 में बिकी है, क्योंकि उत्तर तो हमारे पास आ ही चुका है। ये भी गलत और ये भी क्या होगा गलत। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपए है, कितने बेचा 21 में बेचा, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। संख्यात्मक मान का अर्थ ये हुआ 10% लाभ है, वो चीज 10 रुपए की है तो लाभ भी 10% है। इसका अर्थ हुआ यहाँ प्रतिशत और रुपए की वैल्यू अलग है, केवल इकाई अलग है और संख्यात्मक मान एक ही है। 20 में खरीदी 20% हानि हुई, 30 में खरीदी 30% नुकसान हुआ, 40 में खरीदी 40% का नुकसान हुआ, 50 में खरीदी 50% का ही क्या हुआ नुकसान हुआ। कहने का अर्थ ये है। अब बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा सर उत्तर, देखो आप उत्तरों में बाकायदा यह आया है आपकी बार 30 या 40, 40 या 70, 30 या 70, 30 या 50। अब कैसे अटेम्प्ट करें। अब सर आप मुझे बात बताओ, मान लो वो चीज 30 की है तो बेटा 30 की लाया है तो 30 का 30% कितना होगा 9। 30 का 30% कितना होगा 9 होगा। 30 में से 9 घटाओगे तो चीज कितने बिकेगी 21 में। पर्सन कह रहा है सर 21 में बिक रही है। यस बिल्कुल सही बात है, पर आपको इसको देख करके उत्तर मत कर देना, आपको नेक्स्ट इसके साथ है वो भी देखना पड़ेगा। क्या है 40, क्या 40 का 40% होता है वो 16 होता है। बिल्कुल सर 40 का 40% कितना होता है 16। अब बताओ 40 में से 16 घटाऊंगा तो यहां कितने बिक रही है 24 में। पर्सन में कितने बिक रही है सर 21 में, और यहां एक जगह 21 में बिक रही है, एक जगह क्या है 24। यदि दोनों जगह 21 आ जाता तो ये बात सही हो जाती है। अब ये बात क्या है गलत है। इसका तो पहला उत्तर तो गलत है। एक बात हमें पता चल गया, उत्तर में 30 तो आएगा सर। बेटो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें 30 है ही नहीं सर। अब ये गलत है क्योंकि 40 हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, क्योंकि 40 वाले का कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसका अर्थ तो हमने 1 नंबर भी काट दिया है और 2 नंबर ऑप्शन भी काट दिया है। अब हमें चेक करना है 70 और 30, 70 और 50 को। अब मुझे बात बताओ 70 का 70% कितना होगा 49। 70 का 70% कितना है 49 है। मुझे बताओ 70 में से मैं 49 कम कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 21। इसका अर्थ ये हुआ यहां भी मेरी चीज कितने बिक रही है 21 में। इसका अर्थ हुआ 30 वाली भी 21 में है, ये भी 21 में है। इसका अर्थ ये हुआ कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। ठीक है, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता ही नहीं है सर इस टाइप के प्रश्नों में। यदि आप इतनी चीजें याद करो कैसे याद रह जाएंगे सर आपके। तो आप और एक और है, यदि कोई सूत्र आपको बताया जा रहा है तो वहां एक बड़ी समस्या है सर। आपका उत्तर में एक ही मिलेगा, या तो 30 या 70। अब बोलिए या आ गया तो आप कैसे करोगे। आपने हल किया उसमें तो 30 आया, यहां 30 आप देख लीजिए 3 ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे। इससे बेटर है हम क्लियरिटी के साथ चीजें पढ़ें, और यदि इसके द्विघात समीकरण बनाएंगे तो सर हमारे से फैक्टर बनाने में दिक्कत आ जाएगी। इससे बढ़िया है हमारे सामने उत्तर होगा। वैकल्पिक परीक्षा जहां ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है तो वहां हमें कई बार ऐसे भी प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर यूज करके प्रश्न को वापस सिद्ध कर दीजिए, आपका प्रश्न वापस सही हो जाएगा सर। मैं यही काम यहां कर रहा हूं, मैं उत्तर उठा रहा हूं और प्रश्न को क्या कर रहा हूं सिद्ध कर रहा हूं। प्रश्न कह रहा है सर 21 रुपए बिकी है, तो मेरा सी ऑप्शन है
वो यही कह रहा है कि दोनों जगह 21, 30 में बेचूंगा तो भी मैं 30 में खरीद के 30 का नुकसान हो रहा है तो भी 21 में बिक रही है, और 70 में खरीद करके 70 का नुकसान हो रहा है तो भी कितने में बिक रही है, 21 में बिक रही है। इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। बाकी 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। कहीं भी सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर इस प्रकार की चीजों में, तो ये बात ध्यान रखोगे आप। अब सर बात करते हैं आगे। आगे कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यह कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपए में हमने बेचा तो हमें उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य हो। इसका अर्थ यह हुआ वो चीज 40 की है तो 40 का नुकसान होता है 40% का, यदि वो चीज 20 की है तो उसको 20% का नुकसान होता है, और यदि वो चीज 10 की है तो उससे 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। अब मुझे बात बताओ, हमने 30 वाला तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, और 30 वाले का आया था 21। भैया 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। इसका अर्थ ये हुआ 30 का 30% निकाला तो 9 आया। इसका अर्थ यहां तो चीज कितने बिक रही है, 21 में। अब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां 30 है उसका तो 21 आना है सर, और पर्सन में 21 है नहीं, पर्सन में क्या है, 24 है। इसका अर्थ हमारा पहला भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। इसका अर्थ हमारा फाइनली उत्तर है वो अपना आप ही बच गया है। वो कौन सा बच गया है, बी ऑप्शन आपका बच गया है। और इसको मैं सिद्ध करके भी दिखा देता हूं कि क्यों बच रहा है ये। मुझे बताओ 40 का आप निकालोगे कितना परसेंट, 40%, तो 16 आ जाएगा। 16 कम करूंगा तो कितने बिकेगी, 24 में। और 60 का 60% निकालोगे कितना आएगा, 36, और 60 में से 36 घटाओगे तो फिर भी कितना बचेगा, 24। इसका अर्थ ये हुआ कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका अर्थ हुआ उत्तर आ जाएगा 40 और क्या आ जाएगा, 60। इस तरीके से विवेक से काम करना है, ना कि आपको सूत्र वगैरह याद करना है। याद करने के लिए जीके बहुत आप आराम से याद कर लेना उस चीज़ को, पर यहाँ आपको विशेषता ध्यान रखना है कि यहाँ गलती ना हो आपसे, और गलती यदि करोगे तो आप फिर पछताओगे। अब सर आगे बढ़ाते हैं। अगली बात आगे दे रखा है, नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ अब मैं। अगला प्रश्न सर हमारे पास ये है, ए ने किसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेच दिया। ए ने कोई वस्तु थी और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। बी ने क्या किया, 25% के लाभ पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। और सी इस वस्तु को कितने में खरीद के लाता है, 225 रुपए में चुकाता है, खरीदता है। चुकाने का तो खरीदता ही है। अब आपको बताना है सर ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। अब दोस्तों एक बात आप याद रखना है, इस टाइप के यदि पर्सन एग्जाम में आए कभी भी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक याद रखना है, इस बिजनेस में आदमी कितने हैं, भाई कितने लोग हैं। अब आपको नाम से पता नहीं चलेगा कि ए बी सी 3 है तो 3 ही है, नहीं सर। आपको देखना है फाइनली स्टेप पर जो दे रखा है वो तीसरा आदमी खरीद रहा है कि बेच रहा है। यदि तीसरा आदमी इसको बेच रहा है तो कोई चौथा खरीदने वाला है। इसका तो आदमी कितने हो गए, 4। जैसे मैं ये बोलूं, एक साइकिल बारी बारी से 3 व्यक्तियों द्वारा बेची जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इस पर 25% का लाभ कमाता है। तीसरा व्यक्ति इसे 750 रुपए में बेचता है। तो बताओ पहले व्यक्ति ने इसे कितने रुपए में खरीदा। अब बताइए, मैंने कहा है तीसरा व्यक्ति बेचता है, इसका अर्थ चौथा कोई खरीदने वाला है, ये आपको पता है। इसका अर्थ इस बिजनेस में आदमी कितने हो गए, 4। पर यहाँ इस बिजनेस में आदमी तीसरा आदमी खरीद ही रहा है, इसका अर्थ आदमी कितने हैं, 3 ही है। ये बात आप विशेषतः पहले से ही दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस प्रश्न को करने से पहले हमें एक बात जरूर सोचना है कि इस बिजनेस में आदमी कितने हैं। तो इस बिजनेस में आदमी कितने हैं सर, यहाँ केवल 3 है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति से खरीद रहा है, चुका रहा है, कितने रुपए दे रहा है, 225 रुपए दे रहा है। अब सर इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे संबंधित मैं आपसे बात करूंगा। अब मैं बात लेता हूं इससे। अब मुझे पता चल गया आदमी तो 3 ही है सर, ए, दूसरा बी और तीसरा क्या है, सी। कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं सर। ठीक है, अब मुझे बताओ ए को कितना लाभ हुआ सर, 20% का लाभ हुआ, और किसको बेचा, बी को बेचा। ए को लाभ है वो कितना है, ए को बाकायदा लाभ दे रखा है 20%, और सर 20% का अर्थ होता है बेटा 1/5, और बी को लाभ है वो कितना है, 25% है, और वो इसका अर्थ होता है 1/4। पता है आपको परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे बनाते हो, प्रतिशत हटाओ और बटा में क्या लगाओगे, 100, 20 के बटा में 100 लगाएंगे तो ये बनेगा 20/100 का अर्थ हुआ 1/5, और 25% का बनेगा 1/4। अब मुझे बताओ, अब आपको पता है लाभ और हानि निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य। इसका अर्थ हुआ ए कितने में खरीद के लाता है, 5 में, सही है। 1 का लाभ लेता है, बी को कितने बेचता है, 6 में बेचता है, सही बात है। बी कितने में खरीदता है, 4 में। 1 का लाभ लेता है, बेचता कितने में, 5 में। इतना काम करोगे, ये बात आपको लिख दिया।
अब आपको एक काम करना है, इसमें एक तो कॉलम और एक रो है, इसका तो पंक्ति और स्तंभ है। आपको सबसे पहले पंक्तियां पूरी करनी है। आप इस पंक्ति में बी के नीचे तो वैल्यू है पर सी के नीचे नहीं है, तो जो बी की वैल्यू होगी वो सी के नीचे भी लिख देनी है। इसका तो जिसके सामने स्थान खाली है वही संख्या भरनी है 6, और इस 4 के सामने भी खाली है तो क्या भर दोगे 4। बताओ इतना काम कर दोगे। अब दोस्तों एक बात और याद रखनी है, यदि कोई विद्यार्थी इसको और जल्दी करना चाहे तो वो एक काम कर सकता है, यदि इन कॉलम में, इन स्तंभ में कोई एक पहाड़े से कटने वाली संख्या हो तो आप तीनों में काट सकते हो। जैसे देखो इसमें 4 है 2 से कट रहा है, इसमें भी 4 2 से कट रहा है, इसमें 6 है तो 2 से कट रहा है। इसका तो सब 2 2 से कट रहे हैं। इसका तो यदि काटोगे तो फायदा ये होगा कि अनुपात आएगा वो क्या आएगा, सरल आएगा। नहीं काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो 5 का 4 से गुणा करें 20, आप 24 और कितना आ गया 30। अब देखो ये 2 से कट रहे हैं तो ये क्या आएगा 10, ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 15। अब सर आपका एक प्रश्न तो तैयार हो जाना चाहिए यहां से कि बताइए सर ए बी सी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपका उत्तर होगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। किसका अनुपात आ गया, ये इनके कॉस्ट प्राइस का आ गया। ए 10 में खरीदता है, बी 12 में खरीदता है और सी 15 में खरीदता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए ए बी सी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो फाइनली आंसर आपके पास आ गया है 10 अनुपात 12 अनुपात 15। पर आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा गया। प्रश्न सर आपसे ये पूछा गया है, वो आपके सामने है कि सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, 225 में खरीदा। अब सी यहां कितने में खरीद रहा है सर, आपको पता है 15 में खरीद रहा है। अब हमारे तो 15 रुपए, हर प्रश्न कह रहा है सर ये 225 है, सही बात है। तो आपका 1 रुपए 225 में किसका भाग दे दूंगा, 15 का। बताओ सर कितनी बार जा रहा है, 15 बार ही जा रहा है। इसका अर्थ हुआ जो भी आपने 1 रुपए मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है, 15 रुपए के बराबर है। क्लियर है बात सर। अब सर मैं पूछूं ए ने कितने में खरीदा, तो बेटा आप ए कितने में खरीद रहा है 10 में, और गुणा किससे कर दूंगा 15 से। इसका अर्थ हुआ ए कितने में खरीदता है 150। सही है। आपसे पूछे बी कितने में खरीदता है सर, तो बी कितने में खरीदता है 12 और ए की कीमत कितनी है 15, तो बी कितने में खरीदता है 180। अब आपको पता चल गया ए कितने में खरीद रहा है 150 में और बी कितने में खरीद रहा है 180। अब सर आपसे प्रश्न पूछे ए ने बेचा कितने में, कि भैया ए बेचा है तो बेचा किसको है, बी को। इसका तो बी खरीद कितने में रहा है 180 में। इसका तो ए ने बेचा कितने में था, 180 में बेचा था। ये बात भी आपको याद रखना है सर, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूं कैसे किया है। अब मुझे बताओ प्रश्न में लिख रखा है ए को लाभ है वो कितना है, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है बी को बेचता है और 20% के लाभ पर। सही है। अब 20% के लाभ पर बेचने का अर्थ हुआ 20% का भिन्न रूप क्या बना 1/5 और बी को 25% लाभ, भिन्न रूप बना 1/4। अब मुझे बताओ 5 पर 1 का लाभ हुआ ए को, तो कितने बेचेगा 6 और बेचेगा किसको, बी को। 1 का लाभ लिया और 6 का बेच दिया। अब बी ने क्या किया, मान लो 25% का अर्थ होता है 1/4, खरीदी कितने में थी 4 में, लाभ कितना हुआ 1 का और बेच कितने में दी 5 में। देख लो 4 में खरीदी और बेची कितने में 5 में। अब मैंने कहा पंक्तियां आपको पूरी करनी है। अब 6 है तो 6 के सामने खाली था 6 भर दिया, 4 है तो 4 के सामने 4 भर दिया मैंने। अब गुणा कर लो, 5 का 4 से गुणा किया 20, 6 का 4 से किया 24 और 6 5 30। अब जो ये अनुपात है ये सरल नहीं है, एक पाड़े से कट रहे हैं सर। सब में भाग जा रहा है किस किस का, 10 का 24 का और 30 में है। इसमें जा रहा है सर 2 का, 10 आ जाएगा 12 आ जाएगा 15। इसका अर्थ हुआ अब नहीं कटेगा। अब कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। सही बात है, क्योंकि आपको पता है अनुपात हमेशा होना चाहिए सरल। सरल अनुपात वही होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसका अर्थ कॉमन पाड़े से ना कटे सर वो। आप बताओ 10 12 और 15 एक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको कॉमन काट देगी, केवल 1 को छोड़ करके। ठीक है। अब आपको पता चल गया इनका क्रय मूल्य का अनुपात क्या गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। प्रश्न पूछे तो फाइनल उत्तर है, कर दोगे आराम से। अब प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है बी इसको सी इसको कितने में खरीदता है 225 में, हमारे हिसाब से कितने में खरीद रहा है 15। तो 15 बराबर क्या है 225, तो 1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया, क्योंकि 15 का वर्ग ही 225 होता है सर। अब मुझे बताओ ए ने कितने में खरीदा, तो 10 गुणा 15 150। बी ने कितने में खरीदा 12 गुणा 15 180। और सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ए ने बेचा कितने में, तो ए बेचता किसको है सर, बी को बेचता है
और बी कितने में खरीदता है सर? 180 में खरीदता है। इसका अर्थ ए ने बेचा कितने में था? 180 में इस चीज को बेचा था। इस तरीके से प्रश्न करना है। अब मुझे उम्मीद है इस प्रकार का प्रश्न आपसे कुछ भी पूछे आप 100% सही करोगे। एक बात और याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है लास्ट वाले की वैल्यू दे। कई बार यही कह देता है पहले आदमी ने 100 रुपए में खरीदी, तो आप पहले की तुलना करते, फिर पहला हमारे हिसाब से कितने में खरीदा है? 10, 10 बराबर 100 आ जाता, 1 बराबर 10 हो जाता, वापस पूछते सब बता देते सर। ठीक है, ये बात आप इसे से ध्यान रखा, जो दे रखा उसी से ही तुलना आपको करनी है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं मैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए ने किसी वस्तु को बी को 5% की हानि पर बेचा, बी ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया सी को। अब सी ने इसके लिए कितना पैसा चुकाया? 855 रुपए उसके चुकाए दिए। इसका अर्थ हुआ सी इसको खरीद के लाता है, वो कितने में लाता है? 855 रुपए। ठीक बात है सर। अब बताना ये है सर ए ने कितने में खरीदा। अब वही काम करेंगे। सबसे पहले बात तो बिजनेस में आदमी कितने हैं? 3 ही है। क्यों? क्योंकि तीसरा आदमी खरीद रहा है। इसका अर्थ आदमी तो है 3। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है? सी है। अब मुझे बताओ ए को नुकसान कितना है? 5%। सही है ना? अब बाकायदा लिख रखा है ए को नुकसान है वो कितने % का है? 5 का। और 5% का बिंदु बनेगा 1/20। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के व्यवस्थित लिख लेता हूं सर। ठीक है, अब देखिए सर, ये है 3 व्यक्ति ए, बी और क्या है? सी। ए को लाभ है वो नुकसान है वो कितना है? 5% है, और 5% का अर्थ बनेगा 1/20। बी को है वो कितना नुकसान है? प्रश्न में देखिए कितना नुकसान दे रखा है? 10% का, और 10% का नुकसान का अर्थ हुआ 1/10। और ये माइनस का निशान यही पुट कर रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। ठीक है, ए बताओ कितने में खरीदता है? 20 में। एक का नुकसान कितने में बिकेगी? 19 में। बोलो 10, एक का नुकसान 9। बताओ कितना आया? 19 और कितना आएगा? 10। बोलो कितने हो गए? 200, 190 और कितना हो जाएगा? 171। कितना आ जाएगा? 171। इसका अर्थ हुआ ए खरीदता है 200 में, बी खरीदता है 190 में और सी खरीदता है 171 में। अब ये कटेंगे भी नहीं, अनुपात क्या है? सरल है। इसका अर्थ कॉस्ट प्राइस का अनुपात तो क्या आ गया? 200 अनुपात 190 अनुपात 171। अब मुझे बताओ 171 बराबर आपको क्या दे रखा है? 171 बराबर दे रखा है 855। सही है, तो एक बराबर क्या होगा सर? 855 में हम किसका भाग दे देंगे? 171। और ये मुझे पता है ये 5 से कट जाएगा सर। किससे कटेगा? 5 से। 5 से काट दो सर। 5 से काटूंगा तो मेरे पास यहां आ जाएगा 5 से काटूंगा, 5 का कर दूंगा गुणा, तो 5 से कम 5, 7 5 35, 3 और 8 यस कट गया। इसका अर्थ हुआ एक की कीमत कितनी आ गई? 5 आ गई सर। एक की कीमत कितनी है? 5। और सर आपको बताना है ए ने कितने में खरीदा। ए कितने में खरीद रहा है? 200 में। एक की कीमत क्या है? 5 है, तो 200 का गुणा कर दीजिए 5 से। इसका अर्थ वो चीज़ कितने रुपए की थी? 1000 की थी। आंसर इसका अर्थ ए ने कितने में खरीदा था? 1000 में। इसका अर्थ इस सूत्रों में है नहीं बेटा, तो इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब आएगा वो क्या आएगा? 1000 आएगा। आंसर होगा 1000। उत्तर आपके पास 1000 होगा। मिसप्रिंट है, कहीं टाइपिंग सही नहीं हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात और करते हैं अपन। यहाँ आगे दे रखा है ए ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने इसे 1265 रुपए में खरीदा। तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? तो हम कैसे करें सर? आप वही काम सर, ए, बी और क्या है? सी। ए को मुझे बताओ लाभ कितना है? यहां 10% लाभ है और 10% का बिंदु बनेगा 1/10। बी को लाभ है वो कितना है? 15% है, और 15% का अर्थ बनेगा 3/20। क्या बनेगा? 3/20। अब मुझे बताओ ए कितने में खरीदता है? 10 में। एक का लाभ कितने में बिकेगी? 11। बी कितने में खरीदता है? 20 में। 3 का लाभ बिकेगी कितने में? 23 में। सही है, 11 11 और 20 है तो 20। बोलो 200, 220, 3 5 2, कितना आ जाएगा? 253। अब ये एक पाड़े से कटेंगे नहीं, इसका अर्थ इनका अनुपात क्या आ गया? 200 अनुपात 253, 220 अनुपात 253, ये आ गया सर। अब सर आपको करना क्या है? ये बहुत इजी है सर, बहुत आराम से काम आप कर सकते हो। अब मुझे बताओ सी खरीदता कितने में? 1265 में। यहाँ कितने में खरीद रहा है? 253 में। अब 253 बराबर क्या है? 1265। एक बराबर क्या होगा सर? 1265 में किसका भाग दे दूंगा? 253 का।
किसका भाग दूंगा? 253 का। अब मुझे बताओ 1265 में 253 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? अब सोचनीय विषय हो गया आपके लिए कि सर ये भाग तो कैसे जाएगा, हमारे से तो कटेगी नहीं ये संख्याएं। आप कई लॉजिक लगा सकते हो सर। अब एक बात ध्यान रखना है, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, एक बहुत इजी वे में काट सकते हो। एक बात बताओ, ऊपर तो 1265 और बट्टा में क्या है 253, 253 का भाग जाएगा और किस में जाएगा? 1265 में। अब एक काम करो, आपने सोचा होगा कि 253 का यदि मैं 10 से गुणा करूंगा ना तो ये बनेगा 2530 बनेगा। अब ये ऊपर वाली संख्या है वो 2530 है, इसका अर्थ हुआ 253 का भाग तो जाएगा पर किससे कम बार जाएगा? 10 से कम बार जाएगा, पक्का ये बात। तो अब मुझे बताओ मैं 3 का किससे गुणा करूं कि लास्ट में 5 आ जाए? तो मुझे पता है मैं 3 का 5 से गुणा करूंगा तो ही लास्ट में 5 आएगा। जैसे 5 तिया 15 तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और देख लीजिए हल करोगे तो यही आएगा। मैं 5 से गुणा करूं, 5 तिया 15, आंसर आ गई 1, 25 और 1 26, आंसर आ गई फिर 2, और बोलिए 10 और 2 कितना हो गया? 12। यस, कट गया। इसका तो किससे कट गया? ये 5 से। आपको सोचने की जरूरत नहीं है सर, पूरे मैथ्स में इसी प्रकार का काम चलेगा सर, आराम से कर सकते हो आप। अब मुझे बात बताओ, ए ने खरीदा कितने में? 200 में, और 200 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। इसका अर्थ हुआ ए कितने में खरीद के लाया था? 1000 में। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, कर दोगे? अब सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताइए बी ने कितने में खरीदा, तो भैया बी कितने में खरीदा है? 220 में। ए की कीमत क्या है? 5। 220 का गुणा किससे कर देंगे? 5 से। इसका अर्थ बी ने कितने में खरीदा था? 1100 रुपए में इसको खरीदा था। आपसे पूछे सर ए ने बेचा कितने में? भैया ए बेचता है उतने में, खरीदता कौन है? बी खरीदता है। बी कितने में खरीद रहा है? 1100 में। इसका तो ए ने बेचा कितने में था? 1100 में बेचा था। एग्जामिनर इस प्रकार का भी प्रश्न बना सकता है कि ए ने बेचा कितने में। आपके दिमाग में पहले से सेट होगा कि एग्जामिनर पूछ रहा है ए ने खरीदा कितने में। आप तो उत्तर कर गया होगा 1000, पर उत्तर होगा फिर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे मान लो एग्जामिनर ये पूछ ले कि इन्हें बेचा कितने, पर यहाँ एग्जामिनर ने ऐसा नहीं पूछा है। पूछ सकता है भविष्य में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके की बात क्लियरिटी के साथ। क्लियर है? कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ एक बार फिर आगे ले रहा हूं। देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब बेटा ये प्रश्न बहुत ईजी है, आराम से काम कर सकते हो, इसलिए मैंने 2 4 5 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। आप करो तो किस प्रकार करो। आप बताओ आपने बेचा कितने में? 390 में, और आप 390 में बेचते ही आपको लाभ कितना हो रहा है? 20%। इसका अर्थ ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस है वो तो है 390, सही बात है, और आपको प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। भाई 390 में बेचने से 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और हमारे से पूछा गया सर इसकी लागत कीमत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सही बात है, ये पूछा सर। अब एक बात बताओ, हमने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में, इससे पहले मैंने पढ़ाया था, उसमें एक बात बताई थी आपको। मैंने कहा जो भी वैल्यू होती है उसका प्रतिशत मान बटा में आता है। इसका अर्थ ये हुआ जैसे ही मैंने इस चीज को 390 रुपए में बेचा तो मुझे कितना लाभ हुआ? 20% लाभ हुआ। सही बात है। अब मेरे को बताना है सर इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब मुझे एक बात सोचो, 20% लाभ होने का अर्थ ये चीज कितने में बिकी है? फिर 120 में बिकी है। 120 में बिकने का अर्थ आप समझ गए होंगे बराबर कितना है? 390 है। आप क्या चाहते हो? 1% की कीमत कैसे आएगी भैया? 1% बराबर होगा 390 बटा में क्या लगा दोगे? 120। मान लो मैं कोई चीज को 500 बेचता और मुझे 10% का लाभ होता तो मैं कहता 110 बराबर क्या हो गया? 500, और मैं कहता 600 में बेचने से मुझे 20% का लाभ हो रहा है तो 120 बराबर क्या करता? 600। पर यहां भी दोस्तों दे रखा है कि 390 रुपए में बेचने से मुझे क्या हो रहा है? 20% का लाभ। तो मुझे बताओ 20% का लाभ का होने का अर्थ हुआ चीज हमारी कितने परसेंट बिक रही है? 120 में। 120% बराबर क्या है? 390। तो 1% बराबर क्या होगा? 390 बटा 120। सही बात है। अब आप क्या चाहते हो सर? यहां से आप चाहते हो सर क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। क्लियर है सर? अब आपसे मान लो वो कहता सर 10 सेंट के लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता? तो 110 से गुणा कर देंगे। और 20% के लाभ पर पूछता तो 20% का लाभ तो ऑलरेडी परसेंट में दे ही रखा है।
30% का लाभ पूछता तो 130 से गुणा कर देंगे, 40% का लाभ पूछता तो किससे गुणा कर देंगे, 140 से 100 की जगह। पर यहां पूछा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस के बारे में बता चुका हूं आपको कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। सर ये बात आपको पता है, काट दीजिए सर 5 और कितना आ गया 6। अब 6 से गुणा करूंगा, काटूंगा 6 36 और 3 बच गया 30, कितना गया 5। अब 65 का गुणा किससे करना है, 5 से। अब देखो सर मैंने बहुत बार बताया है आपको कि एक 5 का किसी भी संख्या से गुणा करना हो कैसे करो, तो सबसे पहले पहचान करना होता है 5 का सम संख्या से गुणा किया जा रहा है या एक विषम संख्या से गुणा किया जा रहा है। मैंने कहा सम संख्या से 5 का गुणा करते हो तो आप एक काम करते हो, पहले उस सम संख्या का आधा लिख लेते हो और लास्ट में लगा देते हो 0। जैसे 72 का आपको 5 से गुणा करना है, मान लीजिए आपने कहा सर 72 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। तो मैंने एक तरीका बताया था कि पहले उस संख्या का आधा कर लो, 72 का आधा 36 और अपनी तरफ से क्या लगा दो 0, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 360। क्या हो जाता है 360। इसी प्रकार मैंने कहा था, आपको याद आ रहा होगा, और लेने संख्या कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 64 का गुणा 5 से करना है, तो 64 का आधा कितना होगा 32 और 1 लगा दो 0, कितना हो जाएगा 320। आपने कहा सर 128 का गुणा करना है 5 से, तो 128 का आधा 64 और लास्ट में लगा दो 0, 640 आ जाएगा। आपने कहा सर 72 का गुणा करना है 5 से, तो ये आपके बोर्ड पे है कितना लिखा है मैंने 360। अब ये तो थी सम संख्या। सम संख्या का गुणा करते हो तो क्या करते हो, सम संख्या का आधार अपनी तरफ से क्या लगाते हो 0। अब याद रखना है विषम से कभी गुणा करना हो तो विषम संख्या से पहले आने वाली सम संख्या देखिए क्या होगी, 65 से पहले क्या होगी 64, 64 का आधा लिखो 32 और अब की बार अपनी तरफ से लगाना है 5, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 325। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया मैंने। आप मुझे बात बताओ, 5 का विषम संख्या है, 5 का विषम संख्या से गुणा करना हो तो क्या करना होता है, विषम संख्या से पहले आने वाली सम संख्या का आधा और अपनी तरफ से क्या लगाना है 5। तो 65 से पहले क्या होगा 64, आधा किया तो 32 और लगा दिया 5। मान लीजिए 37 का गुणा करना है 5 से। अब भैया 37 से पहले सम संख्या क्या होगी 36, 36 का आधा कितना होगा 18 और लास्ट में क्या लगा देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 185। आपने कहा सर मुझे गुणा करना है 89 का 5 से, तो 89 है 89 है, इससे पहले क्या होगा सम संख्या ये 88, 88 का आधा करेंगे 44 और लास्ट में क्या लगा देंगे 5, तो हो जाएगा 445। ओके, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है आप आराम से गुणा कर लोगे। यदि गुणा और भाग आपके अच्छे हैं तो श्योरिटी के साथ आप आराम से काम करोगे। अब आगे बढ़िए, आगे लगाता हूँ। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक दुकान व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। वह इसे 950 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत हानि होगी। अब की बार एक काम करना है, ये भैया टेप रिकॉर्डर बेचता कितने में है 1040 में, तो इस बंदे को कितना नुकसान होता है 4% का वहाँ लाभ होता है। सही है, अपने को ये बता रहा है यदि वो उसको 950 में बेचता तो कितने प्रतिशत की उसको हानि हो जाती। सबसे पहले देखना तो ये पड़ेगा ना ये चीज़ थी कितने की, इसका तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा पहले। अब मेरे को पता है कि 4% का लाभ पर बिक रही है तो कितने बिक रही है, 4% का लाभ का अर्थ हुआ 104 में बराबर कितने बिक रही है 1080। सही है, 1% बराबर 1080 में किसका भाग दे दूंगा 104 का और गुणा किससे कर दूंगा 100 से। अब मेरे पास ये आ गया, 4 से काट दूं, कटेगा 4 से तो 26, 4 से काटूंगा बिल्कुल कटेगा, कितना आएगा 25। सही, अब मुझे बताओ 2 से काट दो इसको 13 आ गया, अब 2 से काटूं तो आ जाएगा 540। ये गलत ले लिया अपने बेटा, ये 80 नहीं है ये 40 है। क्या है 40, ये हमारे पास 40 है, ये गलती कर ली अपन ने, क्या है 40। तो 1040 में किसका भाग दे दूंगा 104 का, गुणा में क्या लगाऊंगा 100, 104 से 104 कट गया 10, ये आ गया 1000। इसका अर्थ ये हुआ वो चीज कितने की थी 1000 की थी। हमने इसको बेचा कितने में है, पर्सन कह रहा है 950 में। कितने में बेचा है 950 में। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस आया वो कितना है 1000। 1000 वाली चीज कितने में बिकी है 950 में, कितने का नुकसान है 50 का, किस पर है 1000 पे, और गुणा में क्या कर दूंगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया है, 1 0 से 1 0 कट गया है,
इसका अर्थ हुआ सर हमारे आ गया है हानि प्रतिशत। क्या है हानि प्रतिशत? 5%। ये जवाब है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब हमारा उत्तर इसमें दे नहीं रखा है तो बेटा कोई बात नहीं है, इसका उत्तर आएगा वो 5% आएगा। इसका अर्थ हुआ जवाब आ गया आपका 5%। ये उत्तर है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चीज़ 950 में बिक रही है बेटा। 1000 वाली 950 में बिकेगी तो नुकसान कितने का? 50 का। किस पर है? 1000 पे। तो आपका आंसर आना है वो कितना आना है? 5%। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका उत्तर आ जाएगा 5%। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रखा है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है? 52% का। अब मुझे बताओ 52% का लाभ होने का अर्थ हुआ चीज़ बिकी कितने में? 152 में। बराबर क्या है? 76। एक बराबर क्या होगा बेटा? 76/152। आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो काट दिया 2, काट दिया 50। इसका अर्थ हुआ वो चीज वास्तव में कितने रुपए की थी? 50 की, और इसको बेचा कितने में जा रहा है? 75 में बेचा जा रहा है, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 75 रुपए। आपको कह रहा है 75 रुपए में बेचने से इसको प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा? सर बताइए। तो सबसे पहले हम देखें तो सुनिए चीज है कितने की सर? अब ये चीज वास्तव में कितने रुपए की है? 50 की है, हमने निकाल लिया सर। अब मुझे बताओ 50 वाली चीज कितने में की है? 75 में। तो लाभ कितने का है? 25 का। इसका तो हमारे पास आया है, वो आया है लाभ प्रतिशत। क्या आया है? लाभ प्रतिशत। बोलो लाभ कितने का है? 25 का। किस पर है? 50 पे। गुणा में क्या कर दोगे? 100, काट दिया बेटा 2, और 25 दूनी कितना हो गया? 50। इसका अर्थ इस बंदे को लाभ कितना है? 50% है। आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपके पास आ जाएगी सर। बताओ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अब आपको विशेषतः ध्यान रखना है, अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है कि कोई वस्तु है 240 रुपये में बेचने, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। आप कितने में बेच रहे हो? 240 में बेच रहे हो, और लाभ कितना हो रहा है? 20% का। तो आपको बताना ये है कि बताइए सर उसकी लागत क्या होगी? लागत का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपने बेची कितने में सर? 20% के लाभ पे। तो आप समझ गए होंगे 120 बराबर क्या है? 240। 1% बराबर क्या आ गया बेटा? 240 में किसका भाग दे दूंगा? 120 का। गुणा में क्या कर दूंगा? 100। 100 आपको बताना क्या है सर? लागत मूल्य, तो क्रय मूल्य बताना है तो गुणा 100 से करेंगे। काट दिया बेटा, कितना आ गया? 2, और कितना आ जाएगा? 200। इसका अर्थ हुआ इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया है? 200 रुपये आ गया है। उत्तर आपके पास 200 रुपये आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। अब आपको मुझे पता है ये प्रश्न समझ में आया। और एक बात आप विशेषतः ध्यान रखा करो सर कि बेटा जो चीजें आपको दे रखी है, जैसे मैं कहूँ एक चीज को 1000 रुपये में खरीद के लाया हूँ, इसका तो खरीद के लाने का अर्थ हुआ वो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना % के बराबर है? 100। इसका तो 100% की कीमत 1000 है, तो 1% की कीमत अपने आप ही आ जाएगी। 1000 में किसका भाग दे देंगे? 100 का। इसका तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। सही बात है। यहाँ देखिए आपने बेचा कितने में? 240 में बेचा है, और आपको कितना फायदा हो रहा है? 12% का फायदा हो रहा है सर। 12% का फायदा होने का अर्थ आप समझ गए होंगे, नहीं 20% का फायदा हो रहा है। इसका तो आपकी चीज कितने में बिकी है? 120 में बिकी है। 120 बराबर क्या दे रखा है? 240। 1% बराबर क्या होगा? 240/120, और गुणा में क्या लगा दोगे? 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 200 रुपये। क्लियर है। इसका तो आपकी चीज कितने रुपये में खरीदी गई थी सर? वो 200 रुपये में खरीदी गई है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है बेटा। अब मैं इसी क्लास को एक और है, आप इसमें थोड़ा सा गुणा और भाग, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है बेटा। इसमें आपसे बारी बारी गलती ना हो, ये बात ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और लूंगा अगला। अब अगली क्लास लेंगे अपन इसके बाद सर। ये बात तो यहां तक आ गई है सर। अब बेटा मैंने आपको इस क्लास में आपके सामने प्रश्न लिए हैं, वो मुख्यतः 2 टाइप के लिए, 3 टाइप के। पहला प्रश्न तो आपको याद आ रहा होगा, इस प्रकार का था कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य हो। तो मैंने कहा था आपको यहाँ सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल मात्र एक बात याद रखना है कि आप उत्तरों के हिसाब से उत्तर देना है, उत्तर से प्रश्न को सिद्ध कर देना है। यदि उत्तर से प्रश्न सिद्ध कर दोगे तो आपका प्रश्न बहुत उत्तर जल्दी आ जाएगा, और आपका यही काम है सर। बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे परीक्षाओं में जो प्रश्न आपके प्रश्न के हिसाब से हल नहीं हो पा रहे हैं, पर आप उसको उत्तर उठा करके हल करोगे तो बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि समय बचाना है सर। परीक्षाओं में समय की लिमिट होती है परीक्षा में, तो आप वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, इसको भी ध्यान रखना है। कई बार हम उत्तरों से भी प्रश्न सिद्ध कर देंगे ताकि हमारा क्या उत्तर जल्दी आ जाए, ये बात ध्यान रखना है। और मैंने कहा था ये प्रश्न हल होगा तो बेटा द्विघात समीकरण से होना है, पर द्विघात समीकरण हम पढ़ नहीं पाएंगे जब तक हमने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है, तब तक ये बात पढ़ ही नहीं पाओगे आप। इससे बेटर है कि हम पहले इस तरीके से करें ताकि हम प्रश्न आए भी तो भी कर लें और किसी भी जगह कोई दिक्कत नहीं आए सर। इसके बाद सर अगली बात करें अपन,
अगला टाइप मैंने लिया था, याद आ रहा होगा, ए अपनी वस्तु को 10 सेंट के लाभ पर बी को बेचता है, बी 20 सेंट के लाभ पर मान लो सी को बेचता है, सी इसको 900 रुपये में खरीदता है, बताओ ए ने कितने में खरीदा। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको एक बात पक्का पक्का याद रखना है कि ए ने, इसमें आदमी कितने हैं सर, और आदमी पता चल गया तो प्रश्न भी हल हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इसमें तीसरा आदमी, लास्ट आदमी है, वो खरीद रहा है कि बेच रहा है। यदि बेच रहा है तो आदमी चौथा कोई है, नहीं बेच रहा है तो, यदि खरीद ही रहा है तो आदमी वो इतने के उतने हैं जितने प्रश्न में आपको दे रखा है। 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 और 5 है तो 5 होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात आपके सामने आ जानी चाहिए। अब यही बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो मुझे पता है ये आराम से इस टॉपिक को आप कर सकते हो। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपके सामने, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, और एक बार जरूर एक बात याद रखना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।